हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। और आप सब उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। और मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। और लगातार गुड आफ्टरनून के मैसेज आ रहे हैं। यशिका गुड आफ्टरनून, क्रिस गुड आफ्टरनून, लक्ष्मी, अरसलान, मान्या, स्वाति, आर्यन, यशिका, सभी को मेरा गुड आफ्टरनून। सारे नाम मैं नहीं ले सकता, तो जिनके नाम नहीं पुकार पाया हूं मैं, तो वो बुरा ना माने बिल्कुल भी। धीरे धीरे करके बीच बीच में आपके नाम आते रहेंगे। तो सभी को मेरा गुड आफ्टरनून। और आज से हम अपना बैच स्टार्ट कर रहे हैं सीए फाउंडेशन नवंबर के लिए। सीए फाउंडेशन नवंबर के लिए तो पहले पूरा लॉ का सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा आपको, बिजनेस लॉ। एक बार जल्दी से मैं आपको पेपर गिना देता हूं कि सीए फाउंडेशन में कौन कौन से पेपर हैं। वैसे सभी को मालूम है आपको, पहला पेपर अकाउंटेंसी का होता है, 100 मार्क्स का होता है, सब्जेक्टिव पेपर होता है। दूसरा पेपर हमारा बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशन का होता है, 60 नंबर की बिजनेस लॉ आती है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। और 40 नंबर की कम्युनिकेशन आती है, इंग्लिश से रिलेटेड पार्ट होता है उसमें। इसके अलावा क्यूए में 3 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, स्टैट और रीजनिंग। स्टैट और रीजनिंग यकीन मानिए बहुत सिंपल हैं। आपके पास मैथ थी नहीं थी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जो मैथ का पोर्शन है 40 नंबर का, लेकिन वो इतना वेटेज कम है कि जिन बच्चों के पास मैथ नहीं भी थी उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव, और दूसरी खुशी की बात है कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, तुक्के भी मारेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। और लास्ट पेपर है आपका इको का, इकोनॉमिक्स का। तो वो भी क्यूए, वो भी एक तरह क्यूए की तरह आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, सिंपल है। तो शुरू के जो दो पेपर हैं, तो इन पर ज़्यादा आपको ध्यान देना है, अकाउंट्स पर और बिजनेस लॉ पर, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर हैं। और यही 2 पेपर आपके आगे की पूरी सीए जर्नी के दौरान काम में आएंगे। इकोनॉमिक्स कहीं पर भी कुछ काम नहीं आना, क्यूए कहीं पर भी कुछ काम नहीं आना है। जो शुरू के 2 पेपर हैं सब्जेक्टिव हैं, यही कारण है इन्हें सब्जेक्टिव बनाया गया है शुरू के 2 पेपर को। अब बाद के 2 पेपर को आपका ऑब्जेक्टिव बनाया गया है। तो शुरू के 2 पेपर पूरी सीए जर्नी के दौरान काम में आने वाले हैं। इन्हीं के पोस्टमार्टम होंगे, अलग अलग तरह के लो आ जाएंगे, पेपर अलग अलग तरह के हो जाएंगे, अकाउंट भी कई सारी तरह की हो जाएंगी। तो खैर, इसमें समय हम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 1 जो बिजनेस लॉ का है। तो सबसे पहले हम इसका कोर्स को समझ लेते हैं, और मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस के दौरान क्या क्या आपको कराने वाला हूं वो मैं आपको बता देता हूं। पेपर 2 है ये, पेपर 2 है ये, और इस पेपर का नाम है बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ, जो बिजनेस लॉ वाला पोर्शन है ये पार्ट 1 है। ये वाला जो पोर्शन है ये 60 मार्क का पोर्शन है। ये 60 मार्क का जो है पोर्शन है हमारा। 60 मार्क का बिजनेस लॉ आएगा। इसमें टोटल 5 एक्ट हमें पढ़ने हैं। कितने एक्ट पढ़ने हैं जल्दी से सोचिए, बताइए। जब आप जो बच्चे पेन ड्राइव से क्लासेस देख रहे हैं, गूगल ड्राइव से क्लासेस देख रहे हैं, जो आज बैच स्टार्ट हुआ है इसकी आपको 1 हफ्ते के बाद गूगल ड्राइव से क्लासेस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि पहले हमारा ऑनलाइन जो लाइव बैच है या फेस टू फेस बैच है, यही बाद में कन्वर्ट होगा फेस टू फेस बैच में जब समय आएगा। तो ये इसकी जो क्लासेज हैं आपको 1 हफ्ते बाद लाइव पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव से मिलेंगी। लेकिन अगर मोबाइल ऐप से आप क्लास लेना चाहते हैं, कोई भी बच्चा है, जो बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं मेरे साथ, उनसे भी मैं कह रहा हूं, उनके कोई कोलीग्स हैं अब जो रिकॉर्डेड क्लास में लेना चाहते हैं, मोबाइल ऐप से क्लास लेना चाहते हैं जो केवल मोबाइल पर ही चलेगी, वो सेम डे से उन्हें डिलीवरी स्टार्ट हो सकती है। लेकिन जो गूगल ड्राइव से या मोबाइल जो पेन ड्राइव से क्लास लेना चाहेंगे वो लैपटॉप में भी चलेंगी। उनका 1 हफ्ते का समय लगेगा, फिर 1 हफ्ते के बाद कंटिन्यू आपको क्लास मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो खैर, हमारे 5 एक्ट हैं। एक पहला एक्ट है जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आज हम इसी को स्टार्ट करेंगे। सबसे बड़ा एक्ट ही ये है। इसके बाद है हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तीसरे नंबर पर है हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। नेक्स्ट पर है हमारा, चौथे नंबर पर है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट।
और लास्ट है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ये टोटल 5 एक्ट हमें पढ़ने हैं और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कंपनीज एक्ट जो है यहाँ पर हमें कुछ पार्ट पढ़ना है, कुछ पार्ट हमें सीए इंटरमीडिएट अगली सीडी जो है जब हम पढ़ेंगे, आप और हम साथ में आमने सामने होंगे तो तब उसे पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में शुरू के 75 सेक्शन आपको यहीं पर पढ़ने हैं, सीए फाउंडेशन में पढ़ने हैं। और जो बाद के सेक्शन है 200 प्लस सेक्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, लेकिन आप सोचें कि बाकी के सारे सेक्शन आपको सीए इंटरमीडिएट में पढ़ने, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब शुरुआत में 200 प्लस सेक्शन थे तो वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था। तो ये आपको नॉलेज से आपको याद रखना है। एक एक्ट 1930 में जाके अलग कर दिया गया, उस समय भी ब्रिटिश रूलिंग थी, और एक एक्ट आपका 1932 में जाके अलग कर दिया गया। तो नंबर वाइज अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 200 से प्लस सेक्शन हैं, लेकिन बहुत सारे सेक्शन हमारे ऐसे भी हैं जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हुआ करते थे, वो अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट नहीं रहे हैं। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम यहाँ पढ़ लेंगे वो सीए इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ना। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का थोड़ा सा पार्ट है जो हमें सीए इंटरमीडिएट में पढ़ना है, लेकिन जो कंपनीज एक्ट है, कंपनी एक्ट के जो सेक्शन है सेक्शन 25 तक सीए फाउंडेशन में है और सीए इंटरमीडिएट में इसके बाद का पार्ट है। तो जो सेक्शन 25 तक है वो भी हमें सीए इंटरमीडिएट में पढ़ना है और उससे रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, वो हमें यहीं पर पढ़ के यहीं पर छोड़ना है, ये आगे नहीं जाएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी जो हम यहाँ पढ़ेंगे वो यहीं छोड़ना है, ये आगे नहीं जाएगा। जो आगे का पार्ट है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वो बिल्कुल नया है, लेकिन जो कंपनीज एक्ट 2013 है जो हम यहाँ पढ़ेंगे वो भी हमारा सीए इंटरमीडिएट में है और प्लस कुछ एड ऑन भी हमारा सीए इंटरमीडिएट में है। तो ये काम तो करा मैंने आपको पूरा का पूरा सिलेबस समझाने का कि जो हमारे 60 नंबर में आएगा वो क्या क्या आएगा। हम अपनी स्टडी का पैटर्न क्या रखने वाले हैं, आपको जो मैं नोट्स दूंगा उसमें जो टेक्स्ट थ्योरी होगी सबसे पहले हम वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम उनसे रिलेटेड जो पास्ट ईयर्स हैं, यानी पिछले 5-7 सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, डायरेक्ट क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं, चाहे वो आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो, वो भी हम यहाँ पर अपने करेंगे, लेकिन वो बाद में करेंगे। पहले पूरा आपका सिलेबस थ्योरेटिकल आपका निमट जाए। इसके अलावा जो आरटीपी होती हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे आरटीपी नहीं जानते होंगे, रिवीजन टेस्ट पेपर होते हैं, इंस्टीट्यूट रिवाइज करने के लिए वो समय समय पर निकालता है, हर अटेम्प्ट से पहले रिवीजन टेस्ट पेपर निकालता है। तो पिछले 3-4 सालों के यानी कि 6 या 7 रिवीजन टेस्ट पेपर जितने भी अभी तक निकाले गए होंगे वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मैनी टाइम्स ऐसा होता है डायरेक्ट क्वेश्चन जो आरटीपी में क्वेश्चन होता है वही आपका पेपर में रखा हुआ मिल जाता है, उन्हें हम करेंगे। इसके अलावा जो स्टडी मटेरियल है हमारा सीए फाउंडेशन का, अगर आप स्टडी मटेरियल आपके पास आ गया हो तो हर चैप्टर के बाद कुछ उन्होंने अपने टेस्ट योर नॉलेज के नाम से क्वेश्चन दे रखे हैं, डायरेक्ट भी, केस स्टडी भी, वो भी हम निपटाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि फुल फ्लैश्ड कोर्स को हम यहाँ पर करने वाले हैं। जो मैं आपको करा दूंगा उससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। और स्टडी मटेरियल जो इंस्टीट्यूट से रिलेटेड मटेरियल है वो जरूर करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो गलती करते हैं, जो बार बार फेल होते हैं सीए के पेपर में, वो गलती बार बार ये करते हैं कि वो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल नहीं करते, रादर जो टीचर्स अपने असाइनमेंट देते हैं बस उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो कंप्लीट असाइनमेंट नहीं देते, कोर्स को हल्का करने के लिए, इजी बनाने के लिए, कि बच्चों में ये संदेश जाए कि यार सीए में कुछ भी नहीं है और यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं तो बड़ा इजीली लगता है। लेकिन ये इजी होना, इजी बनाना, जब आप किसी चीज़ को कम करेंगे तो इजी ऑटोमेटिकली होगा। लेकिन हमें ये देखना है कि कंप्लीट हमारा पैकेज, जो कंप्लीट स्टडी मटेरियल है वो हम कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसे करने के बाद भी इजी है। आप ये मत समझिए कि बहुत भारी कोर्स है, बहुत टफ कोर्स है, इजी है। और बच्चे अगर डिसिप्लिन से कोर्स को करते हैं तो जरूर वो पास होते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए अब हम बात करते हैं कि लो क्या है। देखिए
लो एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट, व्हाट इज ए लॉ। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि लो क्या है, किस तरीके से आप लो को देखते हैं, जल्दी से बताइए कि किस तरीके से आप लो को देखते हैं। और मैं ये बता दूं कि आप मुझे क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्ट फोन करके भी पूछ सकते हैं, जो मैं आंसर आपसे मांगता हूं वो भी आप डायरेक्ट मेरे से फोन करके बता सकते हैं। कुछ क्वेश्चन के आंसर ऐसे होते हैं हाँ या ना के होते हैं, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस के आंसर ऐसे होते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन होती है, उसमें कुछ डिस्कशन चाहिए होता है, तो वो आप जो फेस टू फेस क्लासेज में चीज़ होती है कि सामने बच्चा बैठा रहता है और आमने सामने एक तरह से तर्क वितर्क चलता रहता है, तो वो ही पैटर्न मैं चाहूँगा कि मेरी क्लासेज में रहे। और जो बच्चे रिकॉर्डिंग के माध्यम से देख रहे हैं, तो जब हम लोग जो लाइव क्लासेज हैं और हमारी जो फेस टू फेस क्लास है वहाँ पर तर्क वितर्क होता रहेगा और आपके पास सारा वो मैटर पहुंचेगा, तो जो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे हैं, जो गूगल ड्राइव वाले बच्चे हैं, उन्हें भी जरा सी भी परेशानी नहीं आएगी। तो मान्या बता रही हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू विच एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म। वेरी गुड मान्या, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है। स्वाति भी बताएं, स्वाति से तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फटाफट मुझे कॉल लगा लें और अपना आंसर बताएं जल्दी से। स्वाति कॉल लगा लें मुझे, और मानस भी अगर मुझे सुन रहे हो, मानस ने अगर ज्वाइन कर ली है क्लास तो वो भी कॉल लगा सकते हैं। तो मैं नाम लेके बता रहा हूँ कि जैसे फेस टू फेस क्लासेज में होता है कि बच्चे का नाम लेके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं स्वाति से कहूँगा कि वो कॉल लगा लें मुझे और इस क्वेश्चन का जवाब दें जल्दी से। स्वाति आप लगा लीजिए कॉल, नहीं तो मैं लगाता हूँ कॉल। जल्दी से कॉल लगाइए, आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यशिका भी तैयार रखिएगा अपने जवाब को कि व्हाट इज ए लॉ, क्या समझते हैं। जैनब आप लगा लीजिए, चलिए जैनब वॉलेंटरली जल्दी से। बताइए जी कि क्या है व्हाट इज ए लॉ। The law follows certain practices and customs according to which a work should be done. ओके, वेरी गुड जैनब, काफ़ी ठीक है आपका, और उसमें मैं थोड़ा सा अपना इनपुट भी डालूंगा। स्वाति आप भी बताइए कि व्हाट इज ए लॉ। जल्दी से, आपके फ़ोन का इंतजार कर रहा हूँ, आपका फ़ोन अभी तक आया नहीं है, क्या बात है, आपके नेटवर्क इतने कम कैसे हैं। तो जैनब ने जो बताया कि लॉ बेसिकली क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, कस्टम्स हैं, अकॉर्डिंग टू विच हमें अपने जो काम हैं वो करने होते हैं, एक हमें सेट ऑफ रूल्स मानने पड़ते हैं। तो जैनब का ये आंसर है। देखिए मैं जवाब दे देता हूँ आपको। स्वाति, हाँ स्वाति बताएंगी कि व्हाट इज ए लॉ। स्वाति जल्दी से बताइए कि व्हाट इज ए लॉ। सर लॉ हम ऐसे डिफाइन करते हैं, कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस जो कि कंपनीज एक्ट या पार्टनरशिप एक्ट किसी भी एक्ट में बनाए जाते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं हमें। अच्छा, कि किसी भी एक्ट में जो बनाए जाते हैं और वो फॉलो हमें करने पड़ते हैं। तो एक्चुअली ये डेफिनेशन तो नहीं हुई, ये तो आपने उसका इम्पैक्ट बता दिया। दोनों चीज़ों में अंतर है, डेफिनेशन में उसका इम्पैक्ट कि लो आपने बताया कि लो चाहे पार्टनरशिप एक्ट में बताएं, चाहे कंपनी एक्ट में बनाए, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में बनाए, जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। तो चलिए कोई बात नहीं, आपने कोशिश करी है, बहुत अच्छी कोशिश करी। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। देखिए लो क्या है, लो एक तरीके से सेट ऑफ रूल्स होते हैं, एक तरीके से सेट ऑफ रूल्स या रेगुलेशन होते हैं। सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? ये इसलिए बनाए जाते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेज में जो भी पब्लिक है, कॉमन पीपल है, जनता है, उनका रिएक्शन एक्शन कैसे रहना चाहिए वो उस जगह की गवर्नमेंट तय करती है।
उस जगह की जो गवर्नमेंट तय करती है वो भी उस आधार पर तय करती है कि जनता के माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि जो लॉ है वो लोगों के लिए बनाए जाते हैं, लोगों के सोच के हिसाब से बनाए जाते हैं और उन्हीं के ऊपर लागू कराए जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि जिस जगह लॉ बन रहा हो वहाँ की 90% जनता उसके अगर खिलाफ हो जाए, उसकी जो सोच है वो कुछ अलग हो और 10% लोगों की सोच अलग हो, तो वहाँ की गवर्नमेंट ये रिस्क ले लेगी कि जो 10% लोग सोचते हैं उसके हिसाब से लॉ बनाए जाए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस चीज की एक्सेप्टेंस पब्लिक करना ही नहीं चाहती है तो कैसे वो चीज एग्जीक्यूट हो पाएगी, वो संभव ही नहीं है। तो लॉ क्या है, सेट ऑफ रूल्स हैं। हम लोग एक समाज में रहते हैं, सभ्य समाज में रहते हैं, सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं, तो ये जरूरी है सभ्य समाज को दिशा निर्देश देने के लिए, एक मन का सेटिस्फेक्शन देने के लिए, एक सर्टिनिटी देने के लिए लोगों के दिमाग में एक एंश्योरिटी आए कि हाँ अगर ये सिचुएशन है तो हमारा एक्शन ऐसा रहना चाहिए और दूसरे का भी एक्शन ऐसा ही रहेगा, और अगर पर्टिकुलर सिचुएशन है तो हमारा एक्शन ये रहना चाहिए और दूसरे का भी एक्शन ये रहेगा। और अगर कोई डेविएट करता है लॉ से तो फिर लॉ में प्रोविजंस होते हैं कि वो किस तरह से पनिशेबल है। तो चलिए, ये खैर इसकी डेफिनेशन तो पेपर में आएगी नहीं। लोगों को गवर्न करने के लिए, समाज को गवर्न करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं, उन्हीं रूल्स को क्या 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 कहा जाता है, लॉ कहा जाता है। आप ये सोचिए अगर लॉ ना हो, ये जैसे ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित भी लॉ होते हैं, आप ड्राइविंग कैसे करेंगे, सड़क पर कैसे आपका बिहेवियर रहेगा, ये भी कानून होते हैं। तो अगर ये ना हो तो कितनी बड़ी समस्या क्रिएट हो जाएगी। जैसे एक चौराया है, अब चौराहे पर चारों तरफ से गाड़ियां आती हैं और रूल्स ना हो कि रेड लाइट पर आपको रुकना है और ग्रीन लाइट पर होने के बाद ही आपको आगे बढ़ना है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि जाम की स्थिति पैदा हो जाएगी। सड़क पर आपको थूकना नहीं है, सड़क पर आपको कूड़ा नहीं फैलाना। अगर ये रूल्स ना हो, अगर ये चीज पनिशमेंट प्रॉपर तरीके से ना हो कि अगर कोई भी व्यक्ति इन कानूनों को तोड़ता है तो उसे कितना पनिशमेंट देना पड़ेगा, अगर इन चीज का सही तरीके से इस्तेमाल ना हो, सही तरीके से लागू ना किए जाएं, तो आप देख सकते हैं कि जिन शहरों में ये सही तरीके से लागू नहीं होते हैं वहां की सड़कों की हालत देख लीजिए, और जिन जगह ये सही तरीके से लागू होते हैं, आप चंडीगढ़ चले जाइए, आप इंदौर चले जाइए, भारत से बाहर की बात करें आप सिंगापुर चले जाइए, अगर आप जरा सा भी अगर सड़क पर थूकने का काम करते हैं तो लाखों रुपए का फाइन लग सकता है। इंडिया में उतने सख्त प्रोविजन नहीं है, तो इस वजह से लोग डरते नहीं हैं और ये सब काम करते हैं, और हमारी जो सड़क हैं, जो एनवायरनमेंट है वो खराब होता है। तो किसी भी चीज़ के लिए लो, चाहे वो ड्राइविंग से रिलेटेड हो आपके लो, चाहे वो किसी और चीज से रिलेटेड लॉ हो, तो वो इस वजह से बनाए जाते हैं कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में हम लोगों का बिहेवियर, हमारा जो एक्शन है वो कैसा रहना चाहिए। तो चलिए इससे बाहर आते हैं कि व्हाट इज ए लॉ। देखिए, किसी भी लॉ को पढ़ने से पहले हमें उसकी वोकैबुलरी जानना जरूरी है। ये पहला नियम आप समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए, क्योंकि लॉ की एक अपनी दुनिया है, लॉ का एक अपना संसार है। लॉ वो अपनी दुनिया खुद बनाता है, खुद बताता है, तो जरूरी है आपको लॉ किस तरीके से पढ़ना है वो आ जाना चाहिए सबसे पहला, क्योंकि सारे के सारे लॉ में ये मतलब जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनमें से लॉ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लिए नया है। आप अदरवाइज अकाउंट भी पढ़ते हुए आते हैं, 2 साल हो गए आपको अकाउंट पढ़ते हुए, जिनके पास मैथ्स है वो मैथ्स भी 2 साल हो गए उन्हें पढ़ते हुए, इको भी 2 साल हो गए। लेकिन लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके लिए नया है। सनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुझे ऑडियो चैट के लिए। सनी, मैं आपसे कहूँगा कि ऑडियो चैट की जगह आप मुझे कॉल लगा सकते हैं। मैं नंबर लिख देता हूँ 9837309360 या 8410009360। ये 2 नंबर मेरे हैं, आप इन्हें अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर लीजिए। और आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें, अगर आपको लगता है कि थोड़ा डिटेल्ड क्वेश्चन है, तो जल्दी से आप इमीडिएटली आप मुझे कॉल कर लीजिए, कॉल कर सकते हैं, जल्दी से आप कॉल कर लीजिए। आप परेशान हैं, कुछ क्वेश्चन शायद आप पूछना चाह रहे हैं, फिर हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो जल्दी से मैं वेट कर रहा हूं।
जल्दी से आप मेरे कॉल लगा लीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। तो इस दौरान चलिए, इतने वो कॉल लगता है, इतने हम बाकी अपनी बात कर लेते हैं, निपटा लेते हैं। मैं बात कर रहा था कि जो लो है उसका एक अपना दुनिया है, अपना संसार है, वो अपनी दुनिया खुद सजाता है, खुद बनाता है। तो ये जरूरी है कि उस लो में जो भी डेफिनेशन यूज हो रही हो वो हमें पता होना चाहिए। लो को एक पढ़ने का तरीका हमें पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि हु इज ए माइनर, हु इज ए माइनर, हु इज ए माइनर, तो आपका जवाब क्या होगा? मैं जिस बच्चे से पूछूंगा वही बताएगा। मान्या, जल्दी से मुझे बताइए, कॉल कर लीजिए मुझे कि हु इज ए माइनर, माइनर कौन है? मैं नाम लेके आपसे पूछ रहा हूं। मान्या जी, जल्दी से मुझे कॉल कर लीजिए। हु इज ए माइनर, माइनर कौन है? अगर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे तो क्या जवाब होगा? हाँ, आप भी लगा सकते हैं कॉल। मानिए कॉल कर लीजिए मुझे, आप जो लिख रही हैं वो तो मुझे समझ में आ ही रहा है। कॉल करने में दिक्कत हो तो मुझे बताइए। कॉल करने से क्या होता है कि जो फेस टू फेस वाला इंटरेक्शन है, मैं चाहता हूं कि हमारी क्लास में वो इंटरेक्शन रहे। तो चलिए, हाँ जी, जवाब दीजिए अपना। सर, जिनकी एज 18 ईयर्स से छोटी होती है। बहुत बढ़िया मान्या जी, जिनकी एज 18 ईयर्स से छोटी होती है, यानी कि अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स, तो वो लोग कहलाते हैं माइनर। वेरी गुड मान्या। तो चलिए, तो जिनकी एज 18 ईयर्स से कम होती है वो माइनर होते हैं। अब बहुत ध्यान से समझिएगा अगले 2-3 मिनट मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और उससे आपको एक माइंड डेवलप होगा कि लो को किस तरह पढ़ना है। अगर मैं बात करता हूं आपसे, जैसे हमारे देश में माइनर की शादी अलाउड है या नहीं है? जल्दी से जवाब दीजिए, माइनर की शादी अलाउड है या नहीं है? माइनर की शादी अलाउड है नहीं है? तो हर्ष का जवाब आ रहा नहीं है सर, आर्यन का है, लक्ष्मी का है नहीं है, जैनब का है नहीं है। चलिए, बाकी सबके नाम तो मैं नहीं ले पा रहा हूं यहां पर। तो माइनर की शादी अलाउड नहीं है। तो आप ये बताइए कि 18 साल, आप में से बहुत सारे बच्चे, मैं सारे तो नहीं, लड़के जो हैं, गर्ल्स जो हैं 28 साल से ऊपर की हो गई, लड़के हो गए हैं, तो क्या शादी करा दें आपकी? अब तो मेजर हो गए आप। या मैं, चलिए आपकी बात नहीं कर रहा, जो लोग भी 28 साल से ऊपर के हो जाते हैं, तो क्या अलाउड है शादी उन लोगों की या नहीं अलाउड है? जल्दी बताइए मुझे। 18 ईयर्स से जो ऊपर के लड़के होते हैं, तो क्या उनकी शादी अलाउड है? अब भी जवाब आ रहा है नहीं। हर्ष कह रहे नहीं, अमन कह रहे हैं अलाउड है। तो बेटा मान्या क्या कह रही हैं? मान्या भी कह रही नहीं है। तो क्रिश कह रहे हैं नहीं है, लक्ष्मी कह रही हैं कि अलाउड है। तो मैं बता दूं कि नहीं अलाउड है। ठीक है, तो अब दिक्कत क्या है कि सर आप कह रहे थे माइनर की एज तो 28 साल होती है, और जब 28 साल से ऊपर का व्यक्ति मेजर हो जाता है वो मेजर की अलाउड है, तो तब दिक्कत क्या है? भैया दिक्कत ये है कि माइनर इज डिफाइंड सेपरेटली फॉर डिफरेंट पर्पज। इससे आपको, इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा कि बेसिकली लो पढ़ा कैसे जाता है। जब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की 1872, जब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, और जब हम बात करते हैं मैरिज एक्ट की, ये अलग है। मैरिज एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो वहां माइनर मेल के लिए 21 ईयर्स की एज है और फीमेल के लिए 18 ईयर्स की एज है। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए बोथ के लिए 18 ईयर्स की ही एज है। यानी कि डिफरेंट एक्ट है, डिफरेंट मीनिंग ऑफ द सेम टर्मिनोलॉजी। ये अपने
दिमाग में बिठा लीजिए, ये अपने मन में गांठ बांध लीजिए कि एक ही शब्द का जो अर्थ है वो अलग अलग एक्ट में अलग अलग हो सकता है, और वो मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग हो सकता है। सर ये कैसे पता लगेगा हमें? अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे बेटा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ने के लिए क्यों आए हैं? मैं अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा रहा हूं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो टर्मिनोलॉजी यूज होंगी उन टर्मिनोलॉजी का जो मतलब है, ना केवल मतलब बल्कि उनका यूज कैसे होगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। सेम वर्ड अगर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आएंगे तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी मैं मतलब बताऊंगा कि आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ते वक्त इन टर्मिनोलॉजी का मतलब कैसे लेना है। हाँ, उस समय आप में से तर्क वितर्क नहीं कर सकते हैं कि सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो आपने ये बताया था। तो मैं पहले दिन से ही क्लियर कर रहा हूं आपको कि सेम वर्ड एक एक्ट में कुछ और मीनिंग हो सकता है, दूसरे एक्ट में कुछ और मीनिंग हो सकता है। मैं कह रहा हूं हो सकता है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि जरूरी है कि एक वर्ड का मतलब वो हर एक एक्ट में डिफरेंट होना ही जरूरी है। वो सेम भी हो सकता है, लेकिन पढ़ते वक्त पता लग जाएगा तो आपको उसी तरह से उसकी एक्सेप्टेंस लेनी है, ना कि आप उस समय में से तर्क वितर्क करें सर ऐसा कैसे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, सर ये तो बड़ी गलत बात है। तो गलत बात कुछ नहीं है, पर्पज के आधार पर टर्मिनोलॉजी डिफाइन की जाती है। तो रूल नंबर 1 कि आपको ये मन में गांठ बांध लेनी है, इस चीज को ध्यान रखना है कि लो कोई सा भी पढ़ना है तो सबसे पहले उसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर होनी चाहिए। तो जल्दी से मुझे बताइए कि सब बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से मुझे बताइए कि ये कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं है? अब हम अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर आ जाते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें क्या बताता है। अरे वेरी गुड, ये तो ऋतिक भी आ गया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में परिणीति भी आ गई है। काफ़ी बच्चों के चेहरे खिल गए होंगे कि क्या हमें इनसे भी पढ़ना पड़ेगा क्या? बेटा नहीं, ये सब एग्जाम्पल में यूज होंगे आपके। अब एक बच्चा है जो मेरे से पूछ रहा है सर ये बता दीजिए व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सबसे पहली परिभाषा, हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ रहे हैं। देखिए पुराना इतना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ब्रिटिश रूलिंग के समय बना था और हम उसे अभी भी आज़ादी के कम से कम मतलब जब से ये बना था उसके बाद हम 150 साल के करीब हो गए हैं और हम उसी को पढ़ रहे हैं। आज़ादी को भी करीब 70-80 साल हो गए हैं, इसी एक्ट को हम पढ़ रहे हैं जो अंग्रेजों ने बनाया है। तो क्वेश्चन तो लाजमी है कि सर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं तो प्लीज हमें ये बता दीजिए कि सर व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरा जवाब है एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ हो। तो एक ऐसा एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एन एग्रीमेंट, एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ हो। एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। आज हम अपनी क्लास में जो चर्चा रखेंगे वो एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ की रखेंगे। फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको कि एग्रीमेंट क्या है। एक व्यक्ति ऑफर देता है और दूसरा व्यक्ति एक्सेप्टेंस करता है। ये मैंने मोटे मोटे तौर से बताया है। वैसे जो एग्रीमेंट है वो आपका प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन बीच में आता है, वो मैंने अभी के लिए गायब कर दिया है क्योंकि आज मेरा पर्पज जो है एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ को बताने का है। और फिर प्रॉमिस जो है वो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से आती है। कभी आप सोचें कि सर पहली क्लास में आपने क्या पढ़ा दिया था, अब आपको याद नहीं था। सर क्या दूसरी क्लास में अब आप याद करके आए हैं? ऐसा नहीं है। मैं फिलहाल क्योंकि मेरा जो पर्पज है एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ को समझाने का है डिटेल्ड में, और उस समय यूज होगा ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, तो मैंने इसलिए आपको मोटे मोटे तौर से बता दिया
कि जो एग्रीमेंट होता है वो क्या होता है कि एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड वो बिकम्स ए प्रॉमिस। अगर उस प्रॉमिस में कंसिडरेशन भी हो फॉर ईच अदर तो वो बनता है आपका एग्रीमेंट। तो दिस इज क्लियर, जल्दी से बताइए। इट इज क्लियर। पारिसा जैन भी जुड़ गई हैं। पारिसा जैन दिल्ली से हैं, तो पारिसा जैन गुड आफ्टरनून। पारिसा जैन दिल्ली से जुड़ी हैं। पारिसा जैन गुड आफ्टरनून। तो इज इट क्लियर? सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। ये तो समझ में आ गया होगा। एग्रीमेंट मोटे मोटे तौर से मैं बता रहा हूं, टेक्निकल तौर से एग्रीमेंट के दो पार्ट होते हैं, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। अब प्रॉमिस के फिर दो पार्ट होते हैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, लेकिन फिलहाल मैंने मोटे मोटे तौर से एग्रीमेंट के दो पार्ट कर दिए हैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एक व्यक्ति ऑफर देता है, दूसरा व्यक्ति उसे एक्सेप्ट करता है, तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं? एग्रीमेंट। और एक अगर ऐसा एग्रीमेंट हो जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, एनफोर्सेबल बाय लॉ यानी कि विच एनी पार्टी, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ कहलाता है। ए कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ व्हेन एनी पार्टी कैन एनफोर्स दैट कॉन्ट्रैक्ट इफ अदर पार्टी वांट्स टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि कोर्ट की सहायता से उसे पूरा कराया जा सके, जिसकी सुनवाई कोर्ट में की जा सके, जब पार्टी के बीच में एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो। लीगल रिलेशनशिप कैसे कहते हैं कि अगर तूने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करा तो मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा, आई कैन स्यू, मैं तुम्हें मुकदमा कर दूंगा। तो ऐसी चीजों को कहलाया जाता है एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब आप एग्जाम्पल के मदद से समझिएगा कि एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या होता है। जल्दी से सबसे पहले तो ये डेफिनेशन ही है, व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। माय आंसर इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ जे कॉन्ट्रैक्ट। ये इसका एक चार्ट है खाली कॉन्ट्रैक्ट का, एन एग्रीमेंट और एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब आप मेरे से पूछ रहे हैं सर प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो एनफोर्सेबल बाय लॉ एक ऐसा एग्रीमेंट है, एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ इफ इट क्रिएट सम लीगल ऑब्लिगेशन। कुछ लाइबिलिटी आपकी आती हो और लीगल लाइबिलिटी आती हो। यानी कि लीगल लाइबिलिटी का मतलब है जिसे आप सरकार की मदद से, कोर्ट की मदद से पूरा भी करवा सकें अगर दूसरी पार्टी नहीं मान रही है। नेक्स्ट पेज पर देखिएगा, एक एग्जाम्पल है आपके लिए। देखिए ये दो कलाकार हैं, ऋतिक रोशन और परिणीति चोपड़ा आपके सामने हैं। ऋतिक का आज मन कर आया है कि क्यों ना परिणीति को शाम को डिनर पर मिला जाए। एक अच्छा सुहाना मौसम है, तो क्यों ना परिणीति के साथ आज की शाम बिताई जाए। तो ऋतिक कहता है परिणीति लेट्स गो फॉर ए डिनर इन द इवनिंग। परिणीति भी आज खाली हैं और परिणीति ने फट से ऋतिक का जो ऑफर है एक्सेप्ट कर लिया फोन पर ही। वाई नॉट, आई विल कम एट शार्प 9 PM। एक रेस्टोरेंट डिसाइड हो गया, तो परिणीति ने कहा कि बिल्कुल मैं आ जाऊंगी। लेकिन परिणीति जो है शाम को नहीं पहुंच पाई किसी वजह से, शायद एंगेजमेंट कहीं और उसका ऋतिक से बढ़िया कुछ जुगाड़ हो गया होगा तो वहां चली गई, या किसी कारणवश परिणीति जो है शाम को डिनर पर नहीं पहुंच पाई। ऋतिक वेट करता रहा, फोन लगाता रहा, परिणीति ने फोन भी नहीं उठाया या फोन उठा के मना कर दिया। ऋतिक को बहुत गुस्सा आया कि परिणीति ने मेरा जो ऑफर है मुझे टाइम देके मना कर दिया है और नहीं आ पा रही है। तो क्या ऋतिक इस गलती के लिए, परिणीति की इस गलती के लिए क्या वो परिणीति पर मुकदमा कर सकता है? जबकि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस तो ये भी था, ऋतिक ने ऑफर दिया था, परिणीति ने उसे स्वीकार किया था। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ऋतिक कैन स्यू ऑन परिणीति? क्यों नहीं कर सकता भाई? जब हम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते आए हैं कि एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, तो एनफोर्सेबिलिटी बाय क्या है? एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ क्या है? जहां पर पार्टी के बीच में एक कुछ लीगल रिलेशनशिप अराइज हो। तो जैना बता रही हैं कि लीगल रिलेशनशिप नहीं था,
हर्ष कह रहा है कोई नॉन लीगल रिलेशनशिप, मानस भी कह रहा है कि नॉन लीगल रिलेशनशिप। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर ये कैसे पता लगेगा हमें लीगल रिलेशनशिप कब आता है कब नहीं आता? अब एक क्वेश्चन और अराइज हो गया कि सर हमें ये कैसा पता लगेगा, क्या हमें सारे के सारे एग्जाम्पल रट्टा मारने पड़ेंगे? हजारों लाखों तरह के एग्जाम्पल होते हैं, या इसका कोई आसान सा तरीका है कि जो आप हमें बता दें और हम समझ जाएं कि कहाँ लीगल रिलेशनशिप होता है, कहाँ लीगल रिलेशनशिप नहीं होता है? बिल्कुल बेटा, बहुत आसान सा तरीका है। एक नॉर्मल सी प्रिजम्पशन है इन केस ऑफ सोशल। सोशल का मतलब क्या होता है? सामाजिक। रिलीजियस का मतलब क्या होता है? धार्मिक। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? घरेलू। द यूजुअल प्रिजम्पशन इज दैट द पार्टी डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अगर आप कोई एक ऐसे एग्रीमेंट में बंधना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं जो कि सामाजिक हो। सामाजिक क्या होता है? जैसे ऋतिक ने परिणीति को डिनर पर बुला लिया, एक सामाजिक काम है। आपने किसी को शादी का निमंत्रण दे दिया, आपने किसी को अपने लड़के या लड़की की बर्थडे का निमंत्रण दे दिया, तो क्या आना जरूरी है भाई? अगर नहीं आएंगे तो आप सबके ऊपर मुकदमा करते फिरोगे? तो ऐसे तो कोई आपका निमंत्रण स्वीकार ही नहीं करेगा। पता नहीं लगता कि एंड टाइम पे दूसरी पार्टी को क्या जरूरी काम पड़ जाए, क्या जिन्हें आप बुलाएंगे सबको आना जरूरी है? आंसर इज नो, क्योंकि ये एक सामाजिक काम है। किसी को घुमाने फिराने ले जाना, किसी को मूवी दिखलाने ले जाना, किसी को डिनर के लिए आमंत्रित करना, तो ये एक सामाजिक काम है। ऐसी कोई रिलीजियस है, अगर कोई धार्मिक है, वो भी उनमें भी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होता है। इसके अलावा कोई घरेलू है, एज ए फादर मैंने अपने बच्चे को कहा कि यार मैं तुम्हें कल फिल्म दिखलाने ले जाऊंगा, वो नहीं ले जा पाया, तो क्या बच्चे मेरे पे मुकदमा कर दें? अब मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मैं तुम्हें 9 लाख का हार दिलाऊंगा, अगला बैच बहुत अच्छा बनेगा मेरा, और मैं उसकी कमाई से आपको 9 लाख का हार दिलवाऊंगा, बाद में नहीं दिलवा पाया, तो क्या वाइफ मेरे ऊपर मुकदमा करेंगी? और हस्बैंड वाइफ में तो रोजाना वायदे होते हैं, रोजाना टूटते भी हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाएगा तो रोजाना हम मुकदमे झेलते रहेंगे, या तो वो मेरा मुकदमा झेलेगी या मैं उसका मुकदमा झेलूंगा। तो क्या संभव है? तो आप ध्यान रखिए, जितना भी सोशल है, आपको कोई भी एग्जाम्पल होगा तो दिमाग लगाइए कि क्या ये सोशल एग्रीमेंट है, क्या ये सामाजिक एग्रीमेंट है। अगर है तो वहां लीगल रिलेशनशिप नॉर्मली नहीं होती। ध्यान रखिएगा, नॉर्मली, यानी कि कुछ एक्सेप्शन आ सकते हैं जहां पर वहां पर भी मुकदमे हो सकते हैं। ज्यादातर जो टीचर्स हैं ये पढ़ाते हैं कि सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट में कभी मुकदमा नहीं हो सकता। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। हो सकता है, रेयर केस है। तो मैं बात कर रहा हूं यूजुअल, नॉर्मली ये प्रिजम्पशन रहती है कि वहां लीगल रिलेशनशिप का अभाव रहता है। तो अब जो ऋतिक ने काम किया था डिनर पे बुलाने का, आप मुझे बताइए कि आपका सोशल एग्रीमेंट है या नहीं है। अगर सोशल एग्रीमेंट है तो इसका मतलब है कि लीगल रिलेशनशिप नहीं है, और लीगल रिलेशनशिप नहीं है तो इसका मतलब मुकदमा नहीं हो सकता। हाँ, अगर कोई कमर्शियल एग्रीमेंट होगा, आप एक व्यापार कर रहे हैं किसी से, बिजनेस कर रहे हैं किसी से, तो वहां ये प्रिजम्पशन रहती है कि वहां पार्टियां अपने आप को एक लीगल रिलेशनशिप में बांधने के लिए तैयार हैं। कमर्शियल ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कमर्शियल ट्रांजैक्शन बाप बेटे के बीच में नहीं हो सकती, वो बाप बेटे के बीच में भी हो सकती है, वो हस्बैंड वाइफ के बीच में भी हो सकती है। ऐसी मैंने वहां कहा था, डोमेस्टिक पार्टी वर्ड यूज नहीं करा था, मैंने कहा डोमेस्टिक एग्रीमेंट। एग्रीमेंट अगर डोमेस्टिक है तो लीगल रिलेशनशिप नहीं होगी, लेकिन अगर पार्टियां डोमेस्टिक हैं लेकिन उन पार्टियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट आपका कमर्शियल या बिजनेस हो रहा है, तो वहां पर मुकदमे हो सकते हैं। इन वर्ड को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। बच्चे गलती क्या करते हैं, ये समझ लेते हैं हस्बैंड वाइफ में कभी मुकदमा ही नहीं हो सकता, बाप बेटे में कभी मुकदमा ही नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। ट्रांजैक्शन की नेचर पहचाननी है। इफ ट्रांजैक्शन इज इन द नेचर ऑफ डोमेस्टिक, देन लीगल प्रिजम्पशन इज दैट कि नो लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टी। बट इफ पार्टीज आर डोमेस्टिक बट ट्रांजैक्शन इज कमर्शियल या बिजनेस, देन लीगल रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टी। तो जल्दी से बताइए कि क्लियर हुई या नहीं हुई। दूसरा एग्जांपल देखिए, सलमान भाई, हमारे सलमान भाई रणबीर भाई को अपनी BMW बेचना चाह रहे हैं। मन भर गया BMW से, अभी कुछ महीने पहले ही उन्होंने खरीदी थी। सलमान भाई के पास पैसा बहुत, उनके पास कोई दिक्कत ही नहीं है। रणबीर भाई को येलो कलर वैसी पसंद है, तो येलो कलर की BMW है।
वो खरीदना चाह रहे हैं। रणवीर भाई की बहुत ज़्यादा पिक्चरें अभी नहीं आ रही हैं तो पैसे की कमी है, तो चलो पुरानी ही खरीद लेते हैं। तो सलमान ने ऑफर की अपनी गाड़ी 10 लाख रुपए में रणवीर को बेचने के लिए। रणवीर एक्सेप्ट हिज ऑफर, रणवीर ने जो है ऑफर जो है एक्सेप्ट कर लिया। दिस ऑफर आफ्टर एक्सेप्टेंस बिकम प्रॉमिस एंड इज प्रॉमिस इज ट्रीटेड एज एन एग्रीमेंट बिटवीन सलमान एंड रणवीर। नाउ आफ्टर सम डेज इफ सलमान वांट टू कैंसिल दिस एग्रीमेंट, सलमान नानुकुर करता है कि यार 10 लाख रुपए तो बहुत कम है, मैं क्यों बेचूं इस गाड़ी को। दोबारा से उसका मन आ गया इस गाड़ी पर, सलमान मुकरना चाहता है तो रणवीर कैन स्यू ऑन सलमान। और अगर रणवीर मुकरना चाहता है कि यार आलिया भट्ट को बहुत बुरा लगेगा, मार्केट में गलत संदेश जाएगा कि बताओ पुरानी गाड़ी खरीदी सलमान, रणवीर की क्या इतनी गरीबी के दिन आ गए कि पुरानी गाड़ी सलमान से खरीदनी पड़ी, आलिया भट्ट तो नाराज हो जाएगी, वो छोड़ के भग जाएगी, तो मैं कैंसिल करना चाहता हूं इस कॉन्ट्रैक्ट को। सलमान को मना कर देता है तो सलमान भी मुकदमा कर सकता है रणवीर के ऊपर। तो इफ एनी पार्टी वांट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट लेटर ऑन, द अदर पार्टी कैन sue बिकॉज इट इज ए कमर्शियल प्रॉमिस बिटवीन द पार्टी। जल्दी से बताइए कि कोई प्रॉब्लम है क्या, जल्दी से बताइए कि कोई प्रॉब्लम है क्या। एवरीथिंग इज क्लियर, सब चीजें क्लियर हैं आपको। तो आज हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की शुरुआत की है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने पढ़ा है कि व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इज क्या है, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। नाउ एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ क्या है कि कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन जब क्रिएट हो पार्टी के बीच में तो उसे एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ कहते हैं। ये कैसे पता लगेगा कि कब एनफोर्सेबल है कब एनफोर्सेबल नहीं है? तो जितने भी आपके सोशल हैं, सामाजिक एग्रीमेंट हैं, डोमेस्टिक हैं, रिलीजियस हैं, आपके जितने भी आपके इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें नॉर्मली सामान्यतः ये प्रिजम्पशन रहती है कि पार्टियों के बीच में कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं होती है और इस वजह से वो एनफोर्सेबल नहीं है। और अगर कोई डोमेस्टिक या कमर्शियल एग्रीमेंट होता है तो वो उन पार्टियों के बीच में एक लीगल ऑब्लिगेशन अराइज होती है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास होगी कल आपकी, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और आपको कल की क्लास का जो टाइम है अनाउंसमेंट के थ्रू ऐप पर ही मिल जाएगा। एप्लीकेशन में अनाउंसमेंट का एक सेक्शन है, वहां आप देखेंगे तो शाम तक अनाउंसमेंट डल जाएगा आपका कि किस समय आपकी क्लास होगी। और अदरवाइज अगर कोई टाइमिंग हम चेंज नहीं करते हैं तो सेम टाइम आपको क्लास मिलेगी, यानी कि 1 से 3 बजे तक। फिलहाल 2 सब्जेक्ट आपके चालू हो गए हैं। पहले आपको लॉ मिलेगा, उसके बाद आपको अभी 2 बजे से ही आपकी असद सर की क्लास होगी जो कि अकाउंट्स लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।